दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आज। ये कहानी है, मैं नाम ना बताते हुए इसमें इसका नाम काल्पनिक रख लेते हैं। काल्पनिक क्या, उसको रियल नाम दे देते हैं। उसके घर वालों ने उसका नाम नितिन रखा हुआ था। तो जब वो बच्चा सिर्फ 8 साल का था, तो सिर्फ 8 साल की उम्र में किसी शरारत में पकड़े जाने पर एक इंडियन आर्मी के जवान ने एक मंदिर के अंदर ले जाकर उस बच्चे के हाथ में अपना लिंग, अब इसे शब्द आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, वो उसके हाथ में पकड़ा दिया। वो बच्चा रोता रहा। उससे पहले वो एक ऐसा बच्चा था जिसको हनुमान चालीसा कंठस्थ थी, क्योंकि जब उसकी मम्मी पूजा करने बैठती थी तो साथ में उसे भी बिठाती थी। सरस्वती चालीसा का पाठ वो बच्चा किया करता था, क्योंकि उसको पढ़ाई में, सीखने में क्यूरियसिटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो इस माइंड सेटअप के साथ वो बच्चा बड़ा शरारती भी था। तो शरारतों में पकड़े जाने के बाद ये जो हादसा उस बच्चे के साथ हुआ, वो बच्चा रोता रहा। और ये हादसा एक मंदिर के अंदर हुआ। तो वही भगवान जिनके सामने वो नतमस्तक हुआ करता था रोज, उनकी मूर्तियां सामने देखकर रोते रोते वो एक तरफ मदद की गुहार उस आर्मी जवान से लगाता था और एक पलक झपकाकर वो मूर्तियों की तरफ भी देखा करता था, उम्मीद में कि शायद, जैसे महाभारत, काफ़ी बार उस समय दूरदर्शन पे महाभारत चला करता था। तो महाभारत में जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा होता है कौरवों द्वारा, उस टाइम पे काफ़ी गुहार लगाने के बाद श्री कृष्ण जी वहाँ पे प्रकट होते हैं। तो यही उम्मीद उस बच्चे के माइंड में भी चल रही होती है कि शायद मुझे बचाने के लिए कोई भगवान आएगा। मगर ये ऐसा हुआ नहीं। शायद उस आर्मी जवान को 5-10 मिनट के बाद डर सताने शुरू लग गया कि बाकियों को पता ना चल जाए यूनिट में। तो 10 मिनट के बाद उस बच्चे को छोड़ दिया जाता है। वो बच्चा रोता रोता, पर घर तक पहुंचते पहुंचते वो अपने आंसू पहुंच चुका होता है। ये हादसा बहुत कुछ बदल देता है उस बच्चे की ज़िंदगी में। हमेशा हंसने खेलने वाला बच्चा अचानक से चुप रहना शुरू कर देता है। फिर बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चे का माइंड इस तरीके से ही काम करता है। वो बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाता है, क्योंकि क्यूरियसिटी बहुत होती है बहुत सी चीज़ों को जानने के बारे में। तो क्यूरियस माइंड होने की वजह से अब लेसन, जो बच्चा सीखने के लिए इतना ललायत रहता है, एक्साइटेड रहता है, वो बच्चा लेसन्स बहुत जल्दी अपने मन में बिठा लेता है। तो दो बड़े सॉलिड लेसन उस 8 साल के बच्चे के माइंड में चले जाते हैं। एक, कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद को स्ट्रांग बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी भगवान आपको मुसीबत में बचाने के लिए नहीं आएगा। और दूसरा लेसन जो 8 साल की उम्र में ही उसे समझ में आ जाता है, वो ये कि सेक्स इज़ ए मैटर ऑफ चांस। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन है। जब तक आपको ये समझ विकसित होती है कि सामाजिक तौर पर आपका रिश्ता मानने योग्य नहीं है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप बहुत सारे सामाजिक बंधनों को तोड़ चुके होते हैं। खासकर जिन भी बच्चों का क्यूरियस माइंड होता है, एक्सपेरिमेंटल माइंड, वो हर चीज़ को बहुत जल्दी हासिल कर लेना चाहते हैं। और इसी चाहत में बहुत से ऐसे रिश्ते बन जाते हैं, या हो सकता है ज़िंदगी का पहला आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप ऐसा हो जो आप किसी के साथ शेयर ना कर पाएँ। तो इन सोचों के साथ बड़ा होने वाला बच्चा, आप समझ सकते हैं कि उस बच्चे के माइंड में किस लेवल तक
हिंसा की प्रवृत्ति विकसित हो चुकी होगी और वो बच्चा कितना केयरलेस होके ज़िंदगी जीना सीख चुका होगा, कितने किस्म के डर उसके मन से निकल चुके होंगे, बेखौफ होके जीना उसका जीने का तरीका बन चुका होगा। इसी तरीके से बढ़ते हुए उस बच्चे के ऊपर बचपन से ही उसे पढ़ने का बहुत शौक़ था, नई नई चीज़ें जानने का बहुत शौक़ था। इसी इंटेलिजेंट आप कह सकते हैं कि उस बच्चे की परख बहुत अच्छी थी, क्योंकि बहुत छोटी सी जीवन में उसने सीख लिया था काफ़ी कुछ। और अब 11th में आके उस बच्चे को 2 नए शब्द सुनने को मिलते हैं, डेबिट और क्रेडिट। वो बच्चा ज़िंदगी में जिसकी समझ इतनी विकसित हो गई हो, वो कभी भी ज़िंदगी में चीज़ों को रट के चलने के लिए तैयार नहीं होता। और मैथ्स में शायद बचपन में कम ध्यान दिया होगा या डर की वजह से मैथ्स से पीछा छुड़ाने के लिए 11th में जब सब्जेक्ट चुनने की बारी आई तो उस बच्चे ने यही ढूंढा कि यार कोई भी ऐसी स्ट्रीम चुन लूँगा जिसमें मैथमेटिक्स ना हो। और वहाँ उसे कॉमर्स 11th में ऑप्शन में मिलता है, आर्मी स्कूल मामून कैंट में। और वो मैथ्स से बचने के लिए कॉमर्स, और इसमें सारे सब्जेक्ट्स नए थे जिनके बारे में पहले कभी सुना या पढ़ा ना गया था। तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखा उसे माइंड में कि सपने बहुत बड़े बड़े देखने की हिम्मत तो उसके अंदर बचपन में ही पैदा हो गई थी, क्योंकि डर नहीं था। अब उन सपनों को पूरा करने के लिए, रास्ता खोजने के लिए बच्चा अपनी पुराने हादसों को भूल कर आगे बढ़ता हुआ, शरारती माइंड उसका हमेशा रहा। उसके बाद 11th क्लास में उसने कॉमर्स देखा, जिसमें इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी ये तीनों चीज़ें नई थी। और 2 शब्द देख के उसे एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि ये एक लैंग्वेज है जिसमें 2 ही शब्द हों और उसे यूज़ करने के लिए सिर्फ 3 रूल्स हों। ये अपॉर्चुनिटी की तरह उसने देखा कि क्योंकि टीचर्स की पर्सनैलिटी को देखकर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। उसे लगता है था कि यार इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में आर्मी स्कूल का स्टूडेंट होने की वजह से आर्मी के प्रति उसका आकर्षण तो था ही, बट एनडीए का 12th में एक ट्राई करने के बाद जिसका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, उसके बाद उसे कान खुजलाने का बहुत मज़ा आता था। तो कान खुजला खुजला के माचिस की तीलियां यूज़ करके उसने अपने कानों के पर्दे ऑलरेडी फाड़ लिए हुए थे। तो किसी ने उसको बताया था मेडिकल चेकअप के बाद कि अभी आप कभी भी बेल्ट फोर्सेस का पार्ट नहीं बन सकते। तो वो चीज़ अपने दिमाग से निकालने के बाद फिर भी उस बच्चे को ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का बहुत शौक़ था। और उसने फिर टीचिंग को, क्योंकि यही एक लैंग्वेज थी जिसमें उसका इंटरेस्ट बहुत अच्छे तरीके से पैदा हो चुका था, और वो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना शुरू हो गया कि फर्स्ट ईयर में पहुंचते ही 11th और 12th के बच्चे ढूंढना शुरू हो गया उनको पढ़ाने के लिए, और यहाँ से उसका टीचिंग कैरियर शुरू हो गया। इतने बुरे हादसों के बाद अब टीचिंग कैरियर चुना तो गया था, क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस ने उसे ये कह दिया था कि टीचिंग ही एक ऐसा कैरियर है जिसमें पैसे के साथ साथ आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। क्योंकि रिस्पेक्ट की क्या वैल्यू होती है, बेबस होना क्या होता है, वो अच्छे तरीके से जानता था। अब वो ज़िंदगी में कभी दोबारा बेबस नहीं होना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके ऊपर कोई बॉस हो। और कॉमर्स पढ़ने के बाद वैसे भी कोई भी बच्चा अपने आप को नौकर की पोजीशन में रखना पसंद ही नहीं करेगा। यही सोच उसके साथ चल रही थी। टीचिंग प्रोफेशन बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया। और उसका इंटरेस्ट और कमांड इस लैंग्वेज पे इतनी थी कि जब वो फाइनल ईयर में था तो अपनी क्लास के 9 बच्चों को वो अकाउंटिंग के कंसेप्ट समझाया करता था। बट बाकी बच्चे जैसे जिनके पीछे गाइडेंस अच्छी थी, वो बच्चे एमकॉम या आगे डिग्रीज़ के लिए चले गए, और उसने डिसाइड किया कि एमकॉम वगैरह करके भी तो पढ़ाना ही है, मैं तो ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो उसने ज़्यादा ध्यान अपनी ट्यूशन वाली मार्केट को बढ़ाने पे दिया। और इस तरीके से अब कोई भी प्रोफेशन शुरू करते वक्त कभी ये माइंड पूरी तरीके से
प्रिपेयर नहीं होता या एक प्रोफेशन को चलाने के लिए जिन एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत होती है, जिन जिन क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है, वो प्रोफेशन शुरू करते वक्त ही नहीं आ जाता, उसे सीखना पड़ता है। वो सही टीचिंग प्रोफेशन के गुड सीखते सीखते या उन एटीट्यूड्स के बारे में जानकारी हासिल होते होते बहुत देर हो जाती है। बहुत सी गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो टीचिंग प्रोफेशन में नहीं होनी चाहिए, जिनमें से नशा भी एक उसी किस्म की गलती मानी जाएगी। तो वो नशे का शिकार हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से, और इतनी डेडिकेशन से वो बच्चा अपने प्रोफेशन के पीछे पड़ता है, क्योंकि ये उसका बेसिक नेचर है। वो जिस भी चीज़ के पीछे पड़ता है, नहा धो के हाथ धो के ही पड़ता था। मतलब पूरी शिद्दत के साथ काम करने की उसे शौक़ था, और यही सारी उस टाइम पे जितनी भी एनर्जेटिक लाइफ रहती है, उस टाइम पे उस बंदे ने एक ही चीज़ का टारगेट रख लिया, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट टीचर इन द यूनिवर्स। मैं इतना स्ट्रांग बनना चाहूँगा कि फिर कभी किसी को मेरी तरह बेबस महसूस ना होना पड़े। इसी सोच के साथ वो बढ़ता गया, लड़ता गया, कभी अपनी इज़्ज़त के लिए, कभी अपने परिवार की इज़्ज़त के लिए, कभी अपने मोहल्ले की इज़्ज़त के लिए, कभी अपने शहर का माहौल ठीक रखने के लिए। गली गली चौक चौक पे वो लड़ जाता था, भिड़ जाता था गुंडे किस्म के लोगों से, क्योंकि वो गुंडागर्दी का बचपन में शिकार हुआ था। उसे गुंडागर्दी से सख्त नफ़रत थी, इसलिए वो अपनी रेंज में जैसे जैसे उसकी रेंज बढ़ती जाती थी, वो गुंडागर्दी ख़त्म करने के पीछे पड़ जाता था। तो गुंडागर्दी से उसे बहुत नफ़रत थी, मगर जब उसकी ज़िंदगी का अपनी पसंद की एक देवी जैसी लड़की उसकी ज़िंदगी में आ जाती है, एक प्यारा सा बच्चा उसको भगवान दे देता है, और जितनी भी गलतियाँ एक अच्छा टीचर बनने के लिए जिन क्वालिटीज़ को अपने अंदर अडॉप्ट करना पड़ता है, वो करते करते बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। पर जब हर किस्म की गलतियों को माफ़ करने के बाद लाइफ में एक ऐसा टाइम आ जाता है जब प्रोफेशनली भी वो, क्योंकि लगातार 11 साल अकाउंटेंसी का टॉपर उसने अपने एरिया में निकाला, जिसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स बच्चों के अकाउंटेंसी में होते थे। तो ये उसका पैशन था। इतने अच्छे रिज़ल्ट के बाद कहते हैं ना, जब भी आप पूरी लगन से किसी काम को करते हैं तो उसका फ्रूट हमेशा अच्छा मिलता है। तो बहुत बच्चों से उसको प्यार मिलता था, बच्चे उसकी तारीफ़ करते थे, उसकी कसम नहीं खाते थे, तो उसका बिज़नेस बढ़ता जा रहा था। और अपनी मनपसंद जीवन संगिनी के साथ और अपने बच्चे के साथ जब सब सारी गलतियां टीचिंग प्रोफेशन में जो हो सकती थी वो करने के बाद, जब रास्ते और कदम सच में दुनिया का सबसे बेहतर बेस्ट टीचर बनने के थे, उस टाइम पे एक उसके पास टाइम ही नहीं होता था लंच करने का भी। बच्चे उसकी बाइक लेके जाते थे, उसकी वाइफ प्यार से लंच पैक करके देती थी, फिर वो खाता था। तो घर जाने का टाइम नहीं होता था। उस बच्चे की माँ की आंखों की रोशनी नहीं थी, पर वो बड़ा संतुष्ट था, क्योंकि उसकी बीवी ने उसकी माँ की जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से उठाई हुई थी। मतलब बहुत ही गोल्डन टाइम जब उस बंदे का लाइफ में चल रहा था, और उसकी एक आदत थी कि वो अपनी गलती को मानता था, हमेशा उसने अपनी गलती को एडमिट किया। तो उस मनहूस रात को वो जब 9 से 10 अपनी एक होम ट्यूशन ख़त्म करके वापस आ रहा था, उसकी बाइक का तेल ख़त्म हो जाता है। वहाँ 4 पुलिस के कांस्टेबल खड़े होते हैं, उसमें से एक सरदार जी उसे ऑफ़र करते हैं, भैया मेरी बाइक की चाबी ले जाओ और आप तेल ले आओ। वो रिफ्यूज़ कर देता है, क्योंकि मनमोजी किस्म का उसका नेचर है। वो एहसान उस टाइम पे किसी के एहसान लेना पसंद नहीं करता था, क्योंकि इतना सक्षम वो खुद था, पर थोड़ा लापरवाह था, इस वजह से छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था। तो वो थैंक्स बोल के पैदल ही हेडफोन अपने कान में लगा के घर जाता है। अपने आज के कलयुग में राम से भी ज़्यादा जिम्मेदार कोई शख्स, वो उसके बड़े भैया, वो रेस्ट कर रहे होते हैं, वो उनको उठाता है और बताता है कि भैया बाइक का साइड लॉक नहीं है, तो उसको लेके आना है। भैया हमेशा हर कदम पे साथ खड़े होने वाला भाई अपनी बाइक स्टार्ट करता है, घर से ही तेल निकाला जाता है, बोतल पकड़ी जाती है और वहाँ जाते हैं। जैसे ही दोनों भाई तेल डालने के बाद अपनी अपनी बाइक्स को घुमाते हैं, उस शहर का एक बड़ा बदनाम डीएसपी होता है,
जिसका नाम यहाँ लेना मैं उचित नहीं समझता, उस डीएसपी को अपनी वर्दी का इतना घमंड था और पूरे शहर में वो बदनाम था, नंबर 1 करप्ट था वो, और 1 नंबर का शराबी। ऐसे करेक्टर का बंदा बदकिस्मती से उस मनहूस रात को जैसे ही दोनों भाई अपनी बाइक घुमाते हैं तो सामने से वो डीएसपी अपने 8-10 गनमैन के साथ एकदम सामने आके उसको पहले शब्दों का संबोधन करता है, ओए कुत्ते कहाँ घूम रहा है तू। यकीन माने उस टीचर को उसके माँ बाप के अलावा कभी भी किसी ने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वो खुद उसने कभी किसी के साथ बदतमीज़ी की शुरुआत कभी की ही नहीं। बीइंग ए टीचर एंड ए प्रोडक्ट ऑफ आर्मी स्कूल, दूसरों को इज्जत देना उसके संस्कारों का एक हिस्सा था। तो फीलिंग हेल्पलेस, वहाँ पे वो अपने सॉरी मोड पे चला जाता है, सिर्फ ये सोच के कि उसके बड़े भैया के साथ कोई बदतमीज़ी ना कर दे ये डीएसपी, ये तो इस समय अपनी सेंस में है नहीं। वो सॉरी मोड पे चला जाता है। 10, 15, 20 बार सॉरी कहने के बाद भी शायद उस डीएसपी को लगा कि ये डर गया, और उसने फिर वही किया जिस चीज़ का वो टीचर, जिस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उसने गलती ना होते हुए भी सॉरी बोलना शुरू कर दिया, वही काम उसने किया। डीएसपी ने उसके बड़े भाई को बोला, वहाँ रेत और बजरी पड़ी थी, डीएसपी ने इन शब्दों का प्रयोग किया, कोई 8वीं पढ़ा कांस्टेबल, कोई 10वीं पढ़ा कांस्टेबल, एक ग्रेजुएट और उसके बड़े भाई को उसने इन शब्दों का प्रयोग किया, ये रेत और बजरी तेरी गांड में डाल के धक्का लगा दूंगा। ये मेरे बड़े भैया को कहा गया। बर्दाश्त तो नहीं हो रहा था। मैं सच बताता हूँ, उस समय मेरे पास गन होती तो मैं शूट कर देता। मैं बेसिकली, मेरा नेचर ऐसा है, और मुझे लग रहा है उस बच्चे की मैं बात बता रहा हूँ, मैं ही हूँ वो, तो जिसके साथ बचपन में इतने बुरे हादसे हो गए हों, वो इज़्ज़त और सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कितनी अहमियत देता होगा और अपने भाई की इज़्ज़त को कितनी अहमियत देता होगा। तो गन ना होने की वजह से वो दोबारा सॉरी मोड पे चला जाता है कि कहीं अभी मारपीट पे ना उतर आए ये लोग। उसके बाद उन दोनों को घर भेज दिया जाता है। बड़े भैया की बाइक वो थाने ले जाते हैं। रात को माँ अंधी दरवाजे के आगे खड़ी हो जाती है, चिल्लाना शुरू कर देती है कि मोनू तो बाहर नहीं जाएगा, और वो बच्चा पता नहीं कैसे रात गुजारता है। बड़ा भाई लॉक लगा देता है कमरे को। सुबह 6 से 7 एक इंग्लिश की क्लास उसके ट्यूटोरियल में एक मैम लेने आती है, तो वो उस मैम के लिए ट्यूटोरियल खोलने के लिए उसका रूटीन है कि वो 5:30 बजे उसका वेकअप है, 6 बजे तक वो ट्यूटोरियल को खोल देता है। पौने 7 बजे के करीब जब वो अपने ट्यूटोरियल को खोल के वापस आ रहा होता है घर वापस, तो ऐसे उसने अपनी लेन में मुड़ जाना था, बट उसकी वाइफ का कॉल आता है कि बेटा उठ गया है, तो ऐसा करो आते वक्त दूध ले ही आओ। दूध लेने के लिए उसे अगली लेन में जाना पड़ता है। जैसे ही वो थोड़ा सा नीचे जाता है, उसके मोहल्ले की ही बात है, जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाता है, वही रात वाला डीएसपी वो वहाँ पे एक वॉक कर रहा होता है, और उसके साथ एक अर्दली होता है। वो बड़े जेंटल तरीके से 10-20 कदम आगे बाइक रोकता है, और आगे से सामने से चल के आता हुआ पहले गुड मॉर्निंग सर ये विश करता है। उसके बाद वो डीएसपी जवाब देता है, ओए तू डीएसपी को ऐसे रास्ता रोक के बीच में बात नहीं कर सकता। तो बीइंग ए टीचर जिसने 11 साल टॉपर निकाला हो, उसको और उसके बड़े भाई को जिस डीएसपी ने रात को नशे में माँ बहन की गालियाँ निकाली हों, सुबह जब उससे एक एक्सपेक्टेशन की जाए इस उम्मीद में, क्योंकि जेंटल बंदा हमेशा इस तरीके से ही डील करता है। मेरे मन में चल रहा था कि शायद उसको अपनी गलती का एहसास होगा और वो बोलेगा ठीक है मैं आपके बड़े भाई को सॉरी बोल देता हूँ। मेरी इतनी सी डिमांड थी। बजाय अपनी गलती मानने के वो डीएसपी उसे एसएचओ बुलाकर थाने में अरेस्ट करवाने की धमकी देता है। ये तो कहते हैं ना हद ही हो जाती है। इसके बाद वो टीचर उस डीएसपी को अपनी बाइक की चाबी वो लड़कों के पास फेंकता है, और उसके साथ जो अर्दली चल रहा होता है उसे बोलता है कि आप बीच में नहीं आना। और फिर वो डीएसपी से पूछता है ठीक है, एक सिविलियन डीएसपी को रास्ते में रोक के बात नहीं कर सकता, तो क्या एक डीएसपी रात को शराब पी के, कोई 8वीं पढ़ा कांस्टेबल, कोई 10वीं पढ़ा कांस्टेबल,
उसके सामने ग्रेजुएट और उसके बड़े भाई को भरे चौंक में माँ बहन की गालियाँ निकाल सकता है? इतना कहते ही वो फ़ोन निकालता और कहता भाई मैं एसएचओ को बुलाऊंगा। और वो टीचर जवाब देता हाँ जी बुला लो। अभी तक बदतमीज़ी नहीं शुरू की थी, क्योंकि वो इतना सच्चा होता है बंदा, वो तो अपना हक मांग रहा होता है। भाई ठीक है आपने गलती की है, सॉरी बोल दो यार, हम माफ़ करने के लिए तैयार बैठे हैं, सॉरी बोलो तो सही। मगर उसे अपनी वर्दी की इतनी अकड़ होती है, इतनी धौंस होती है कि वो एसएचओ को कॉल करके स्पॉट पे आने के लिए कह देता है। और उस टीचर का ध्यान भटकता है और वो अपने अर्दली को बोलता है कि इसे पकड़ो, और वो पकड़ लेता है। और दूसरी साइड में वो डीएसपी आके दूसरी तरफ से पकड़ लेता है। उसी के मोहल्ले से उसको पकड़ के लेके जा रहे होते हैं गाली गलौज करते हुए। वो कोई 10 बात बीच में और बोलता है, आपने एसएचओ को कॉल किया है, एसएचओ आएगा, आप मेरी बात का जवाब दे दो, मेरा कॉलर छोड़िए। 10-20 बार कहने के बाद भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो डीएसपी उसको बोलता है चलता चल, क्योंकि उसी लाइन पे आगे पुलिस लाइन का मेन ऑफिस, या आप कह लो पुलिस लाइन का मेन गेट होता है जहाँ पे पुलिस की ट्रेनिंग होती है। वो टीचर का इतना दिमाग काम करता है कि इन सिविलियन के सामने इसको इज्जत का मतलब समझ में नहीं आएगा। अब जैसे इसने हमारी इज्जत को तार तार किया है, वैसे ही जहाँ पर इसको, क्योंकि पुलिस लाइन के सामने डेफिनेटली सुबह सुबह का टाइम है, चाय की दुकानों पे उस क्योंकि उसका तो मोहल्ला था, उसको तो डेली का रूटीन पता है। उस टीचर को, उसे पता था कि सामने चाय की दुकानों पे सुबह 8 या 10 कम से कम कांस्टेबल रैंक के लोग ज़रूर मिल जाएंगे जो इसके रैंक को सैल्यूट करते हैं। अब इसको इज्जत का मतलब उन्हीं लोगों के सामने समझाया जाए। वो टीचर चलता रहता है। जैसे ही 15-20 कदम की दूरी पे पुलिस के कुछ लोग, है ना, कोई चाय पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, जब 20-25 कदम की दूरी रह जाती है, उस टाइम पे पहली वो गाली निकालता है टीचर डीएसपी को कि बहनचोद तेरे से अब बात भी नहीं कर सकता कोई, सिर्फ इसलिए कि अब ये अपना इलाका देख के अब रिएक्ट ज़रूर करेगा। और उस टीचर को एक बहाना, एक गवाही मिल जाएगी, इतने सारे लोगों के सामने, इतने सारे लोगों को ये इम्प्रेशन जाएगा कि हमारे डीएसपी ने इसको माँ बहन की गालियाँ निकाली पहले। और वही हुआ। उस डीएसपी ने अपना इलाका देख के उसको बोला मादरचोद बदमाश बनता है तू। बस इतनी सी बात थी। उस समय हेल्थ भी अच्छी थी उस टीचर की, और कारण भी बहुत ज़्यादा उसके पास थे कि वो लड़े। उस समय वो टीचर डीएसपी को 4-5 थप्पड़ मार देता है। इतने में सारे पुलिस वाले उस टीचर को रोड पे लिटा के मारना शुरू कर देते हैं। फिर उस टीचर को ग्राउंड के अंदर लेके जाया जाता है। वहाँ पे 400-500 लोगों के सामने उसे 15-20 मिनट प्लास्टिक के डंडों से मारा जाता है। 10 लोग, जान ना पहचान, जो भी देखता था आके थप्पड़ मार देता है। इतना सब कुछ होने के बाद उसे थाने लेके जाया जाता है, और वहाँ से आधे पौने घंटे के बाद उसे डीएसपी के सामने माफ़ी मंगवाने के लिए लाया जाता है। माफ़ी मांगते वक्त भी टीचर एक ही बात बोलता है, एसएचओ साथ होता है। वो कहता है आपकी उम्र के हिसाब से मैं सॉरी बोल देता हूँ, मगर जो हरकत आपने किया, अगर मेरे पास गन होती तो मैं 6 की 6 शूट कर देता। एसएचओ से बाहर ले जाता और बोलता है हो गया कॉम्प्रोमाइज़। तो इस कहानी में पहले तो ये आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, आप इसे कॉम्प्रोमाइज़ मानते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जिस टीचर को पूरे शहर में किसी ने ओए करके ना बोला हो, क्योंकि उसने भी कभी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की, लड़ा वो 1000 बार होगा, पर जब भी वो लड़ा, वो गुंडे किस्म के लोगों के साथ लड़ा। कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए, कभी अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए, कभी अपने मोहल्ले के पीछे, कभी अपने शहर का माहौल ठीक रखने के लिए। वो जब भी चौकों पे लड़ा, कभी शराब पी के लड़ा, जब भी लड़ा, वो सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ा। और जब उस बंदे के साथ इतना बड़ा गैंग रेप हो जाए, 400 बंदों के सामने उसे कुत्तों की तरह एक वो बंदा मार रहा हो जिसके खुद के कोई स्टैंडर्ड्स ना हो, जो एक नंबर का करप्ट और शराबी हो, वो शहर के टॉप के टीचर को, जिसने लगातार 11 साल अकाउंटेंसी का टॉपर निकाला हो, तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को जो ये सीन देख रहे थे। जब कहीं से भी सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर आदमी का भटकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो मैं एज ए टीचर ये अपनी गलती मानता हूँ कि उस समय मुझसे एक बहुत बड़ी रॉन्ग सिलेक्शन हो गई, जिसे चिट्टा कहते हैं, जिसे हेरोइन कहते हैं।
वो एक रॉन्ग सिलेक्शन ने मेरी ज़िंदगी पूरे तरीके से बदल के रख दी। उस हेरोइन ने, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग नशा है, उसकी पैसे का फ़्लो अच्छा था उस टाइम पे। तो 1 डेढ़ महीना लगातार करने के बाद यूज़, 1 महीने के बाद पता चलता है कि यार ये तो जहर था। इमोशनल होके एक ज़िंदगी में रॉन्ग सिलेक्शन कर ली और उसने पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वाइफ छोड़ के चली गई, आज बच्चे से दूर हुए उसको 8 साल हो चुके हैं। ट्यूशन का एक भी बच्चा उसके पास नहीं है, पर एक परिवार उसके साथ आज भी खड़ा हुआ है, उसके बड़े भैया और उसकी भाभी और उनके बच्चे। आज आज भी वो नशे का शिकार है, बट आज वो चिट्टे जैसा नशा नहीं करता। आज वो नशे को एज ए पेन किलर लेता है, क्योंकि इतनी देर नशा करने के बाद उसके खून शायद ख़राब हो गया है। इलाज कराने के लिए पैसे उसके पास भी नहीं है, उसके बड़े भाई के पास भी नहीं है। वो तो 3 टाइम का खाना खिला रहे हैं या सोने के लिए दे रहे हैं, इतना ही बहुत बड़ा एहसान है इस टाइम पे। वो टीचर आज इतना मजबूर हो गया है कि वो अपना इलाज नहीं करवा सकता, मगर एक मामले में वो दृढ़ निश्चयी साबित हुआ कि अब वो चिट्टे जैसा नशा नहीं करता, बट फिर भी उसे इलाज की ज़रूरत है ताकि हर किस्म का नशा पूरे तरीके से छूट जाए। इलाज कराने के लिए पैसे में उसके पास हैं नहीं है, ना ही उसके परिवार के पास हैं, पर वो ज़िंदगी में करना चाहता है दोबारा। तो अब यही एक स्टोरी है, बट उस टीचर की, उसको प्राउड हमेशा इस चीज़ का रहता है, या मुझे हमेशा इस चीज़ का प्राउड रहता है कि इतना कुछ होने के बाद भी मेरे माइंड में क्राइम आज तक नहीं आया, गलत रास्ता, कि मैं गन उठा लूँ, मैं चोरी चकारी करना शुरू कर दूँ, मैं चिट्टा बेचना शुरू कर दूँ। इतना टफ टाइम देखने के बाद जब खाने की भी बंदा मोहताज हो जाए और इज्जत का वैसे ही फालूदा निकला हो, तो ऐसा इतने बुरी कंडीशन देखने के बाद बहुत कारण बन सकते हैं कि आप गलत रास्ते की ओर। बट बीइंग ए टीचर, वो सिर्फ शौकिया तौर पे टीचर नहीं है, वो अंदर से भी टीचर है। वो टीचर का एक जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि मरते मरते मर जाओ, बट किसी दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस मत करो। उस बंदे ने, वो ज़िंदगी के किसी रूल को नहीं मानता, बट एक रूल को स्ट्रांगली मानता है, नो इंटरफेरेंस। ये उसका जीने का तरीका है। अब हिम्मत करके 8 9 महीने के बाद उसने अपना फ़ोन ख़रीदा है। अब वो अपनी यूट्यूब पे, क्योंकि ऑफलाइन वो छुपा के कुछ करने की उसे आदत नहीं है, वो जो भी कर, वो उसका प्रिंसिपल है, उसके जीने का तरीका है कि क्या छुपाना, जो करना है बता के करना है। भाई करते हैं, और मैं नशा करने पे प्राउड नहीं करता हूँ, मैं मजबूर हो चुका हूँ। मेरे बॉडी में सुबह उठते ही इतनी पेन होती है कि मुझे पेन किलर लेने पड़ते हैं, ताकि मैं सामान्य तौर पर बात करने के लिए भी मुझे पेन किलर चाहिए। तो ये मेरी बॉडी की कंडीशन हो चुकी है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं इस कंडीशन से बाहर आ जाऊँ, मगर अपने दम पे बाहर आना चाहता हूँ, अपना टैलेंट बेच के बाहर आना चाहता हूँ, अपने खुद के पैसे से अपना इलाज करवाना चाहता हूँ। इसीलिए यूट्यूब पे चैनल बनाया है। जो भी वीडियोस में कमियां हैं, जो एजुकेशनल अकाउंटेंसी की वीडियोस, मेरा टारगेट है कि मैं क्लास 12th का सिलेबस एटलीस्ट, अगर मैं मरने वाला भी हूँ, मेरा आखिरी दिन भी हैं, मैं बहुत दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा अपनी होने वाली वाइफ और मेरे बेटे से, कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ ठीक होने की। जैसे आस्ते आस्ते मैं चिट्टे से बाहर आ गया हूँ, मैं हर किस्म के नशे से भी बाहर आ जाऊँगा, और अगर ना भी आ पाया तो फिर मेरी गलतियों की सज़ा हो गई है। बट मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, मुझे इससे बाहर निकालने में मदद करें। मेरा इलाज करवाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। मेरे वीडियोस यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे एक मौका मिल सके। एक नंबर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, 9780370463, 9780370463। ये मेरे बड़े भैया का नंबर है, जिन्होंने इन कंडीशन में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो मेरी, अगर ये कुछ ज़िंदगी के आखिरी दिन भी हैं, तो भी मैं ये चाहूँगा
कि 4 या 5 महीने के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि जो मुझे संभाल सकते हैं इतनी बुरी कंडीशन में भी, वो पूरा देश संभाल सकते हैं। तो मेरे पास रिसोर्सेज कम होने की वजह से मैं सिर्फ सोच सकता हूँ, अच्छा प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से पूरी कि मैं रिसोर्सफुल हो जाऊँ, ताकि सही जिम्मेदार लोग, जो 4-5 लोगों की फैमिली को बंदा प्राइवेट काम करते हुए संभाल सकता है और मेरे जैसे बंदे से चिट्टा छुड़वा सकता है, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। और मुझे जो महसूस हुआ एज ए टीचर, हमारे लिए तो हर बच्चा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसमें हमें हमें एक उम्मीद दिखती है, एक कैलिबर दिखता है कि ये बच्चा कुछ भी कर सकता है। धर्म के नाम पे हमने कभी डिफरेंस किसी बच्चे में किया नहीं, ना ही हम मरते दम तक करना चाहते हैं। हमारा संदेश एक ही है कि बच्चा तो बच्चा होता है, मिट्टी है, जिस तरीके से आप उसे ट्रेन करोगे वो वैसा बन जाएगा। तो बहुत ध्यान रखा जाए, जब छोटे बच्चों के साथ डील किया जाए तो बहुत ध्यान रखा जाए, बहुत सेंसिटिवली बिहेव किया जाए, ताकि उन बच्चों के मन में कोई गहरी छाप ना छूट जाए कि वो क्राइम के रास्ते या नशे के रास्ते पे चलना शुरू कर दें। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ये वीडियो नशा छोड़ने के लिए थी, ये उन लोगों को प्रेरित करने के लिए थी जो चिट्टा छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैंने चिट्टा छोड़ा है, ये मैंने प्रूफ किया है। अगर ये कहानी सुन के एक बच्चा भी चिट्टे से बाहर आने की कोशिश में कामयाब हो जाता है, तो मेरा ये वीडियो बनाना बड़ा सफल मैं मानूंगा। तो अब मेरी आपसे एक ही अब इस कहानी का अंत क्या होना चाहिए, वो आपने सोच के बताना है। मैं अपनी कोशिश करना जारी रखूंगा, मैं अपनी कोशिश करना कभी बंद नहीं करूंगा। तो जो लोग भी चाहते हैं कि स्टोरी का एक अच्छा एंड हो, तो जो ये नंबर मैं बता रहा हूँ, जो पहले भी बताया 9780370463, ये अरविंद शर्मा, ये मेरे बड़े भैया का नंबर है। इस नंबर पे जितने भी पैसे आप भेज सकें मेरे ट्रीटमेंट के लिए, आप ज़रूर भेजें, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर ठीक हो जाता हूँ तो मैं समाज के लिए बहुत यूज़फुल साबित होके दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि बच्चे कॉमर्स वाली तरफ अपना इंटरेस्ट लें। इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है इन सब्जेक्ट्स में। मेरे जीवन को ना देखें, मैं लापरवाह किस्म का नेचर है मेरा, मैं थोड़ा केयरलेस हूँ, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा केयरलेस हूँ, और शायद मुझे इसी तरीके से जीने में मज़ा आता है। मैं कोशिश करूँगा कि नशे जैसी बीमारी से बहुत जल्दी छुटकारा पा लूँ, बट मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपनी पास ज़िंदगी थोड़ी कम लगती है। इस वजह से मैं अपनी हर ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी दिन मान के ही जीना चाहता हूँ। जिनका भी कभी मैंने दिल दुखाया हो, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, बट मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ के मुझे प्रोत्साहित करेंगे, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। मैं भीख मांग के ग्रो नहीं करना चाहता, मैं अपना हक, अपनी क्वालिटी जो भगवान ने मुझे दी है, मैं उस क्वालिटी पे फोकस करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। आई लव यू ऑल, थैंक यू। बट कुछ जो शब्द जो मैंने लिखे हैं, मी बॉर्न टू फ्लाई हाई एंड हाई, मी टू सी द बॉटम, मी टू टच द स्काई, मी बॉर्न टू लीड द वे यू नीड, me not bothering branches, me to deal the seed। और एक और इसमें जोड़ना चाहूँगा, इंटरफेरेंस कर देनी नाल किसे दी जड़ देनी। नहीं, ये नहीं, इसका स्टार्ट कुछ और है। लोकां दा जमाना साडा तां भरमांड आऊगा, नित न्यूज़ पेपरां ते कोई कांड आऊगा, विच चौंक दे डीएसपी कुटिया, कड्डी वीरे नूं गाल सी, तड़के 7 नहीं सी बज्जे कागा, बूथा नाल चपेड़ां लाल सी। इंटरफेरेंस करदे नी नाल किसे दी जरदे नी, लाइटर पन्नियां छड्ड वीड ते ओए इन्ने सौखे मरदे नी।
ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਨੀ ਦੀ, ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਣਾ ਅੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਖੜੀਦਾ, ਬਟ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਊਟੀ ਰੱਖਦੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਬਈ ਰੀਸ ਕਰੀਦੀ ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਦਾ ਬੂਹਾ 24 ਘੰਟੇ ਓਪਨ, ਅਨਇਨਵਾਈਟਡ ਕਿਤੇ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਐਟੀਟਿਊਡਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਭੂਏ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੱਛਰੀਦਾਨੀ 2 ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਾਉਣੇ ਵੈਰੀ ਸਲੂਟਾਂ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲਮ ਚਰਸੀ ਦੀ ਨੀਰੀ 47, ਨਾ ਨਾਲ ਵੈਪਨ ਅਸੀਂ लड़ते नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा बेसिक नेचर है आई वॉन्ट स्माइलिंग फेसेस। मैं हंसते चेहरे देखना चाहता हूँ मरते वक्त भी। बस इसी कोशिश के लिए आपके सहयोग की उम्मीद करता हूँ कि आप भरपूर सहयोग और समर्थन देंगे। धन्यवाद।